वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा लेक्चर नंबर 59 और यह शब्द शक्ति पर आधारित रहेगा। यहाँ पर शब्द शक्ति के अलावा कोई और महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको भी आपके साथ साझा करूँगा। बाकी देखिए, जैसा रोज़ कहता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके अपने सेल्फ नोट्स और शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो परीक्षा के समय आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। ऐसे तो नहीं होगा कि मान लीजिए परीक्षा आपके नज़दीक है और आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं या फिर पूरी वीडियो देख रहे हैं। चलिए, पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, परंतु पीडीएफ से पढ़ना परीक्षा के निकट समय में अच्छा नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। जितना शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिएगा, यहाँ पर आपको सारा बता देते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सिंपल शब्दों से पूछा जा सकता है कि शब्द शक्ति का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य होता है, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति शब्द के अर्थ का बोध कराने का व्यापार है। दूसरे शब्दों में, जिस शक्ति द्वारा शब्द का अर्थ बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। क्या है? दूसरे शब्दों में, जिस शक्ति द्वारा शब्द का अर्थ बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का उपयोग किया है तो मम्मट ने व्यापार शब्द का। ध्यान रखिएगा, जो पंडित विश्वनाथ है ये शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु जो मम्मट थे यह व्यापार शब्द का प्रयोग करते थे। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सिंपल से हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं ये। तो देखिएगा, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य बन रहा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। इन तीनों का ध्यान रखिएगा, यही आधार बनकर आगे आपके लिए पूरा का पूरा शब्द शक्ति का कार्य करेंगे। ठीक है, देखिएगा, वाचक शब्द से तात्पर्य होता है या फिर वाचक शब्द से वाच्यार्थ का अर्थ निकलता है। लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। ये ध्यान रखिएगा, वाचक से वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्षक से लक्ष्यार्थ, व्यंजक से व्यंग्यार्थ का प्रकटन होता है। शब्द और अर्थ के अनुसार ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ भी होती हैं। क्या है? शब्द और अर्थ के अनुसार ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। कुमारिल भट्ट कौन है? कुमारिल भट्ट तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की भी कल्पना करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पूछा जाएगा कि चौथी शब्द शक्ति के तौर पर किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा तात्पर्य शब्द शक्ति। किसके द्वारा इसे परिकल्पित किया गया था? कुमारिल भट्ट के द्वारा। फिर क्रम से हम देखेंगे अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है, देख लेते हैं। पहला जो नाम यहाँ पर आएगा, अभिधा शब्द शक्ति। साक्षात सांकेतिक अर्थ या फिर मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है। मम्मट इसे प्रथमा एवं अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। मम्मट इसे क्या कहते हैं? प्रथमा या फिर अग्रिमा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ की बोधिका होने के अतिरिक्त यह शक्ति पद और पदार्थ के पारस्परिक संबंध का भी ज्ञान कराती है। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण देखें। गाय दूध देती है, सीमा पड़ती है, मोहन स्कूल जाता है, रोहित खाना खाता है। सिंपल सा ये होता है। यहाँ पर ज़्यादा से व्यंग्य और अपने दूसरे व्यंजना ये नहीं होते, लक्षण नहीं होती है और व्यंजना नहीं होती। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। फिर एक एक करके इन शब्दों को भी देख लेते हैं, रूढ़ कैसे होते हैं।
रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड ना हो, संपूर्ण शब्द का एक ही अर्थ प्रकट हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका ये भी प्रश्न निकल रहा है। रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य होता है? जिन शब्दों के खंड ना हो, संपूर्ण शब्द का एक ही अर्थ प्रकट हो, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, घड़ा, घोड़ा, लता, मेज, कुर्सी, हाथी, हाथ इत्यादि। पेड़ को अगर तोड़ेंगे कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु जो पेड़ को एक ही शब्द के तौर पर प्रयोग में लाएंगे तो एक समझ बन रही है कि पेड़ ऐसा होता है, इस प्रकार की उसकी आकृति होती है, उसके लाभ क्या क्या मिलते हैं। घड़ा का भी एक चित्र हमारे मानसिक पटल पे बन जाता है। अगर हम घ इसको अलग करके घड़ा इस तरह लिखें तो कोई यहाँ पर हमारे मानसिक चित्र नहीं बनता है। ठीक है, हमें समझ नहीं आता है कि घ से क्या अर्थ निकल रहा है। एक वर्ण के तौर पर तो हमें इनका पता चलता है, परंतु जो एक अर्थ निकलना होता है वह नहीं निकलता है। जब हम इन्हें जोड़ते हैं, घ और रा का घड़ा बनता है, और हम समझ लेते हैं कि जो घड़ा से तात्पर्य होता है जिसमें हम पानी को जमा करके रखते हैं, उसे घड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर यौगिक शब्द की। प्रत्यय, कृदंत, समास इत्यादि के संयोग से बने वे शब्द जो समुदाय के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। फिर से देखते हैं, प्रत्यय, कृदंत, समास इत्यादि के संयोग से बने वे शब्द जो समुदाय के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रमेश, दिवाकर, वृषभानुजा, पाठशाला इत्यादि यौगिक शब्द हैं। एक तरह से आप इन्हें कह सकते हैं जुड़े हुए शब्द। कैसे? वृषभानुजा, दिवाकर, वृषभानुजा, यहाँ पर दो दो शब्दों का अर्थ मिलाकर एक शब्द बन रहा है। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि अर्थ का जो दिया गया शब्द है यहाँ पर उसका कोई और ही अर्थ निकलता है वास्तविक अर्थ में, परंतु उसका अर्थ हमें अलग निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से बने हों किंतु उनका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो गया हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, गणनायक, चतुर्भुज इत्यादि योग रूढ़ शब्द हैं। जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न, परंतु यह कमल के अर्थ में प्रयोग लाया जाता है। गणनायक का अर्थ होता है गण का नेता, किंतु ये गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार से चतुर्भुज का अर्थ निकलता है चार भुजाओं वाला, परंतु ये भगवान विष्णु के लिए योग रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके समक्ष हर एक शब्द का वर्णन किया गया है। रूढ़ में क्या होता है, यौगिक में क्या होता है और योग रूढ़ में क्या होता है, यहाँ से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। इसके पश्चात आगे देखेंगे हम लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ममट के अनुसार ये पंक्ति होगी। फिर से देखते हैं, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है, कहाँ पर देखिएगा, नीचे उदाहरण दिए गए हैं। ये वहाँ होती है जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ हो, जहाँ कोई रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ हो, जहाँ कोई रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो। तो ये तीन इसके लक्षण याद रखने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा, काव्य प्रकाशकार अर्थात जो काव्य प्रकाश लिखा है ममट के द्वारा, इन्होंने यहाँ पर एक परिभाषा दी है इसके संबंध में, इसे भी देख लेते हैं। मुख्यार्थ बाधा तद योगे रूढ़ि तदोत्थ प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो कुछ इस प्रकार की इनकी जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है। परिणाम में थोड़ी गलती हो सकती है क्योंकि पूर्णतः संस्कृत शब्द हैं ये, तो आप स्वयं भी पढ़िएगा। ये इसका यहाँ पर इन्होंने परिभाषित किया है ममट के द्वारा। फिर आगे है लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण। इसके उदाहरण भी कुछ है, इसे देख लेते हैं। सिंह अखाड़े में उतरा, महाराष्ट्र साहसी है। तो देखिएगा यहाँ पर फिर से आपको कहूँगा,
ये शब्द वो है जहाँ पर हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सिंह अखाड़े में उतरा। यहाँ पर ये नहीं है कि जो शेर है वो अखाड़े में अब लड़ाई करने के लिए उतरा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, किसी भी परिस्थिति में उसे लड़वाइए वो कभी नहीं हारता है ना घबराता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले बंदे के लिए ये कहा गया है कि सिंह अखाड़े में उतरा है, अब उसकी जीत निश्चित है। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा जो यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है, महाराष्ट्र साहसी है। महाराष्ट्र अगर हम कहेंगे कि जो एक प्रांत है भारत का महाराष्ट्र वो साहसी हो गया, ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा होता है कि जो छत्रपति शिवाजी की भूमि महाराष्ट्र रही है, ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा साहसपूर्ण लोगों का क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकतर साहसी लोग देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए महाराष्ट्र साहसी कहा गया है। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि एक स्टेट के लिए कहा गया है, हर एक स्टेट में साहसी लोग होते हैं, परंतु जो ज़्यादा व्यक्तित्व देखने के लिए मिलता है वो महाराष्ट्र को लेकर देखने के लिए मिलता है। इसी आधार पर ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के लोग काफ़ी ज़्यादा साहसी होते हैं। आगे देखिएगा, इन दोनों उदाहरणों में लक्षणा शब्द शक्ति है। सिंह वीर पुरुष के लिए और महाराष्ट्रवासियों के लिए यहाँ रूढ़ हो गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, यही इनका अर्थ निकल रहा है। लक्षणा के दो मुख्य आधार हैं। लक्षणा के कितने मुख्य आधार हैं? दो, रूढ़ि और प्रयोजन, ये दो हैं इसकी, रूढ़ि और प्रयोजन। इन्हीं आधारों पर लक्षणा के दो मुख्य भेद स्वीकार किए गए हैं। इन्हीं आधारों पर लक्षणा के दो मुख्य भेद स्वीकार किए गए हैं। एक हो गया रूढ़ि लक्षणा और दूसरा हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के भेदों को इस प्रकार देखा जा सकता है। इस जो यहाँ पर आपके समक्ष डायग्राम दिया गया है, इसको आप स्वयं भी तैयार करिएगा। पूछे जा सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न ये बनेगा कि लक्षणा के कितने भेद हैं? तो लक्षणा के दो भेद हैं, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ि लक्षणा। फिर आगे जो प्रयोजनवती लक्षणा है ये भी दो भागों में विभाजित होती है, गौड़ी और शुद्धा। जो गौड़ी है ये भी दो भागों में विभाजित है और शुद्धा भी दो भागों में। गौड़ी के हो गए सारोपा और साध्य वसाना, और जो शुद्धा है इसके भी दो भाग हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। फिर दोनों के दो भाग हैं, जैसे कि उपादान लक्षणा के हो गया सारोपा और साध्य वसाना, और जो लक्षण लक्षणा हो गया इसके भी दो भाग हैं, सारोपा और साध्य वसाना। ठीक है, इस छायाचित्र को या फिर डायग्राम को आप नोट अवश्य करिएगा, सीधे से प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तभी मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ जोर देकर। फिर जो इसके भाग हैं यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति के, एक तो यहाँ पर आ गया रूढ़ि लक्षणा। जहाँ किसी रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। फिर से देखेंगे, जहाँ किसी रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे पंजाब लड़ाका है, तो देखिएगा जैसे कि ऊपर हमने एक प्रांत की बात की थी कि जो महाराष्ट्र साहसी है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत का एक प्रांत है, छोटा सा प्रांत महाराष्ट्र, वहाँ वो प्रांत लड़ाका है। ऐसा नहीं कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पंजाब वासी लोग हैं, पंजाब वासी हैं, उन्हें लड़ाका कहा गया है। ठीक है, देखिएगा जैसे आगे स्पष्ट किया गया है, वस्तुतः प्रदेश लड़ाका नहीं होता, यहाँ पंजाब वासियों के लिए रूढ़ हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे स्पष्ट करिएगा। आगे है प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। फिर से देखेंगे, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे कि मेरा पुत्र शेरों का शेर है। क्या है? मेरा पुत्र शेरों का शेर है। एक अन्य उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। तो देखिएगा, इसको भी हम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मेरा पुत्र शेरों का शेर है, अर्थात जो एक समुदाय माना जाता है शेरों का,
तो वो काफ़ी ज़्यादा साहसी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है कि शेरों के समक्ष तो कोई टिक ही नहीं सकता। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो मेरा पुत्र है वो उन शेरों का भी शेर है, अर्थात जो साहसपूर्ण वाले लोग हैं उनका भी राजा है इनका पुत्र। ठीक है, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य निकल रहा है। तो दूसरा यहाँ पर दिया गया था उदाहरण, आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। ये यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, यहाँ हड्डियों के ढांचे द्वारा व्यक्ति को दुर्बल बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा प्रयोग में लाई गई है। फिर आगे क्या है, आगे है गौड़ी लक्षणा। जहाँ सादृश्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ गौड़ी लक्षणा होती है। कैसे? जहाँ सादृश्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ पर गौड़ी लक्षणा होती है। जैसे मुख चंद्र, मुख में चंद्रमा के समान आह्लादकता का गुण होता है, इसलिए लक्ष्यार्थ से चंद्रमा के समान मुख्य ग्रहण होगा, मुख्य नहीं मुख ग्रहण होगा। सादृश्य मूलक सारे अलंकारों में गौड़ी लक्षणा होती है। आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया है मुख चंद्र, जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। इस प्रकार की यहाँ पर उपमा की गई है कि मुख तो चंद्र ही है, इस तरह से यहाँ पर उपमा की गई है और कुछ नहीं है। मुख जो तुम्हारा है बिल्कुल चंद्र के समान है। ठीक है, इस तरह की उपमा यहाँ पर वर्णित है। फिर आगे है शुद्धा लक्षणा, इसे भी देख लेते हैं। जहाँ सादृश्य संबंध के बिना किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। फिर से देखेंगे, जहाँ सादृश्य संबंध के बिना अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर घर, सामीप्य संबंध के आधार पर यह शुद्धा लक्षणी का उदाहरण है। ठीक है, गंगा पर घर। अगला है उपादान लक्षणा। उपादान का अर्थ होता है लेना। इसमें मुख्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अपना अर्थ न छोड़ते हुए दूसरे अर्थ को भी खींचकर ले लेता है। इसे अजहत स्वार्थावी कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अजहत स्वार्थावी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसने अपना अर्थ नहीं छोड़ा है। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? जिसने अपना अर्थ नहीं छोड़ा है। कन्हैया लाल पोद्दार ने इसका उदाहरण दिया है, कौओं से दही की रक्षा करो। यहाँ कौवा शब्द अपना मुख्यार्थ ना छोड़ता हुआ अन्य दही भक्षक अर्थात बिल्ली, कुत्ते इत्यादि का आक्षेप करता है। इस प्रकार से उपादान लक्षणा का भी अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर आगे है लक्षण लक्षणा। जहाँ वाक्य के अर्थ की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ लक्षण लक्षणा होता है। लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्थावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहत स्वार्थावी। जहत का अर्थ होता है छोड़ दिया गया, अर्थात जिसने अपना अर्थ छोड़ दिया गया हो उसे लक्षण लक्षणा कहा जाता है। कन्हैया लाल पोद्दार काव्य कल्पतरु में कहते हैं कि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में यह लक्षणा होती है। इसका उदाहरण है गंगा पर गांव। इसमें गंगा शब्द अर्थ मुख्यार्थ सर्वथा छोड़ देता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है लक्षण लक्षणा। देखिएगा आगे यहाँ सारूपा लक्षणा। जहाँ आरोप्य मान और आरोप अर्थात आरोप्यमान का अर्थ होगा विषय और आरोप का होगा विषय, दोनों का शब्द द्वारा कथन किया जाए वहाँ सारूपा लक्षणा होती है। सारूपा का अर्थ है आरोप के साथ। क्या होगा? सा आरोप। सा आरोप, ये भी अर्थ निकल रहा है। सा आरोप अर्थ है आरोप के साथ। वस्तुतः जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद बताया गया हो वहाँ सारूपा लक्षणा होती है। जैसे मुख चंद्र है, यहाँ पर मुख को चंद्र कहा गया है। ठीक है, यहाँ मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, दोनों में अभेद अर्थ प्रकट किया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार से सारूपा लक्षणा जो होता है ये व्यंजित होता है। किससे? रूपक अलंकार से।
फिर आगे है साध्य, क्या है, साध्यवसाना लक्षण। इसे देख लेते हैं। जहाँ आरोप के विषय का शब्द द्वारा निर्देश कथन ना होकर केवल आरोप्य मान का ही कथन हो, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है। साध्यवसाना लक्षणा में केवल उपमान का अर्थ होता है, जैसे किसी गंवार को बैल अथवा किसी सुंदरी को चांद कहना। देखिएगा, कहते हैं हम किसी को जिसको समझ नहीं आता, हम बोलते हैं तेरी क्या बैल बुद्धि है। इस तरह से जो साध्यवसाना लक्षणा होती है ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे हम किसी को कहेंगे, किसी सुंदर लड़की को, तुम्हारी शक्ल तो चांद के समान है, या तुम तो आज तो चांद ही लग रही हो, इस तरह से कहते हैं ना हम, तो वो सारा आता है अपना जो साध्यवसाना लक्षण है इसके अंतर्गत। और रूपकातिशोक्ति अलंकार में साधनावस्था क्या है, साध्यवसाना लक्षणा होती है। तो ये भी याद रखिएगा आप, क्या क्या अर्थ किस किस लक्षण के अंतर्गत प्रस्तुत होता है। अन्य भेद हैं। विश्वनाथ जी ने प्रयोजनवती लक्षणा के 64 एवं रूढ़िवती लक्षणा के 16 भेद बताए हैं। जो विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने जो प्रयोजनवती लक्षणा है इसके 64 और रूढ़िवती लक्षणा के 16 भेद बताए हैं, और सबको मिलाकर लक्षणा के 80 भेद स्वीकार किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिए भी गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पंडित विश्वनाथ है ये लक्षणा के 80 भेद स्वीकार करते हैं। देख लेते हैं, जैसे गुण व्यंग्या, जहाँ व्यंग्य गुण होता है, अर्थात जिस व्यंग्य को सहृदय काव्य मर्मज्ञ ही जान सकते हैं, वहाँ गुण व्यंग्या लक्षणा होती है। जैसे आप तो महान हैं, यहाँ महान में व्यंग्य है और गुणार्थ से रस का अर्थ मूर्ख निकलता है। क्या निकलता है? मूर्ख निकलता है। अतः यहाँ गुण व्यंग्य लक्षणा है। ठीक है। फिर दूसरा है अगुण व्यंग्या लक्षणा, जहाँ ऐसा व्यंग्य हो जो सहज ही समझा जा सकता हो, वहाँ अगुण व्यंग्य लक्षणा होती है। फिर है विपरीत लक्षणा, जहाँ लक्षणा में कथन का अर्थ मुख्यार्थ से विपरीत ग्रहण किया जाए, वहाँ पर ये विपरीत लक्षणा होती है। उदाहरण देखिए, वह कागजी पहलवान है, वह सूख सूख कर हाथी हो गया है। देखिए किस प्रकार से विपरीत लक्षणा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। वह कहा गया एक तो पहलवान है, और कैसा पहलवान है? कागजी, जिसका कोई एक अपना अस्तित्व ही नहीं होता है, एकदम से उसे आप फूंक से उड़ा सकते हो। दूसरा क्या कहा गया है? वह सूख सूख कर हाथी हो गया है। कहा तो गया है एक अर्थ से कि वो सूख रहा है। अगर वो सूख रहा है तो उसे कैसा होना चाहिए? कमज़ोर, या फिर हाथी की तरह पहलवान। तो वो कमज़ोर होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर कहा गया है कि वो सूख सूख कर हाथी हो गया है, तभी तो इसे विपरीत लक्षणा कहा गया है। सिंपल सा है, इसमें समझने की अधिक बात नहीं है। फिर है पदगत लक्षणा, जहाँ एक पद लाक्षणिक हो, वहाँ पदगत लक्षणा होती है। जैसे गंगा पर गांव है, यहाँ पर में गंगा एक पद ही लाक्षणिक है। क्या है? यहाँ पर जो गंगा पर गांव है, में गंगा एक पद ही लाक्षणिक है। ठीक है, एक लक्षण प्रस्तुत कर रहा है किस प्रकार से गंगा पर गांव बना दिया गया है, गंगा पर गांव किस तरह से बन गया है, इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया गया है। फिर अगला है वाक्यगत लक्षण, जहाँ अनेक पदों के समूह से बना हुआ सारा वाक्य लाक्षणिक हो। जैसे किन्ह कैकई सब कर काजू। क्या है? किन्ह कैकई सब कर काजू, ये यहाँ पर पंक्ति इसके माध्यम से व्यक्त की गई है वाक्यगत लक्षणा के अंतर्गत। देखिएगा काफ़ी डीप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। हमें इतना डीप नहीं जाना है। मुख्य अर्थ पर हम देखेंगे क्या क्या होता है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसी होती हैं, यही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थोड़ी सी आपकी समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भविष्य में कभी ऐसे प्रश्न आपके सामने आगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो इसलिए थोड़े से डीप जाकर आपको ये यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। फिर आगे देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति आ गई है। अविदा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से देखते हैं,
अविदा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभिष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। वस्तुतः जब अविदा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ बोध प्राप्त नहीं होता तब शब्द की तीसरी शक्ति आकर व्यंग्यार्थ प्रकट करती है तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहती हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रसिद्ध उदाहरण है गंगा में गाँव। देखिएगा, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर कभी आपसे सीधे से पूछा जाए कि जो गंगा में गाँव है यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अभिधा और लक्षणा इसके अर्थ को समझने में असमर्थ होती हैं। तो किसके माध्यम से इसे समझते हैं हम? व्यंग्यार्थ के आधार पर हम समझते हैं इसे। फिर आगे है व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को ही क्या है, व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को ही ध्वनि काव्य कहकर भी आचार्यों ने इसे उत्तम कोटि का काव्य स्वीकार किया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आचार्यों ने किसे उत्तम कोटि का काव्य माना है तो ये माना है व्यंजना को। फिर आगे है व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया शाब्दी व्यंजना और दूसरा हो गया आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना के भी दो भेद हैं, एक है अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना और दूसरा है लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना। तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है। फिर यहाँ पर है अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। देख लेते हैं। अभिधा पहली शब्द शक्ति होती है, लक्षणा दूसरी और व्यंजना तीसरी। क्या है? अभिधा पहली है, लक्षणा दूसरी है, व्यंजना तीसरी है। अभिधा से मुख्यार्थ, लक्षणा से लक्ष्यार्थ और व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। ये भी ध्यान करना है आपने। हो सके तो ये वाले जो है अंतर, इसको आपने नोट करना है। फिर है अभिधा वक्ता के कहते ही अर्थ प्रकट कर देती है, लक्षणा कुछ कहती है कुछ छिपा लेती है, व्यंजना सब कुछ पाठक के विवेक पर ही छोड़ देती है। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुझे लगता है ये पंक्ति अगर आपको समझ में आ गई तो आपको शब्द शक्ति के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से पढ़ूंगा। जो अभिधा है ये वक्ता के कहते ही अर्थ प्रकट कर देता है, मोहन खा रहा है जैसे कि। लक्षणा जो कुछ कहती है कुछ छिपा देती है, परंतु जो व्यंजना है सब कुछ छिपा देती है और पाठक के ऊपर ये निर्भर करवा देती है कि तुम्हें इसे क्या समझना है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिएगा। लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व अभिधा से ज़्यादा है और व्यंजना शब्द शक्ति का महत्व अभिधा और लक्षणा इन दोनों से ज़्यादा है। फिर से पंक्ति को रिपीट करूँगा। क्या है? जो लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व अभिधा से ज़्यादा होगा और जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसका महत्व अभिधा और लक्षणा इन दोनों से ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? व्यंजना का। फिर है अभिधा का महत्व लक्षणा और व्यंजना दोनों से कम है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की पंक्तियाँ आ जाती हैं, देख लेते हैं। जो हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगी उनको मैं आपको बोलूँगा, नोट करना है। पहले जो अभिधा के देखिएगा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पंक्ति हो जाएगी, स मुख्यो अर्थ सतत्र। क्या है? स मुख्यो अर्थ सतत्र मुख्यो व्यापारो अयाभिधयोच्यते, ममट की पंक्ति हो जाएगी। दूसरी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अविधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति अविधा है, ये ममट ने ही कहा है। शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अविधा कहा जाता है, जगन्नाथ ने कहा है। फिर आगे है, जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से सभी प्रकार के अर्थों से पहले इसी का बोध होता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ सभी अर्थों का मुख होता है, अतः इसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं। मुकुल भट्ट या फिर अविधा वृत्ति मातृका। अगला जो नाम यहाँ पर आएगा, अनेकार्थ हु शब्द में से एक अर्थ की व्यक्ति। भिखारीदास ने काव्य निर्णय में कहा है, ते ही वाच्यार्थ
को कहीं सज्जन अविदा शक्ति। ध्यान रखिएगा इसको भी, ये जो पंक्ति यहाँ पर कही गई है भिखारी दास के द्वारा। आगे है, या अक्षर को यह अर्थ ठीक कहीं ये ठहराए, जानी परे जाते शुभ अविदा वृत्ति कहाए। जो रस पीयूषकार हैं जो सोमनाथ, इनकी ये पंक्ति हो जाएगी। सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाएगी तो वो ये है, अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। देव जो थी इनकी ये पंक्ति हो जाएगी, अति महत्वपूर्ण हो जाएगी ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर इसका अर्थ ये निकलता है, उत्तम काव्य अविदा में रहता है, इसी से रस की निष्पत्ति होती है। फिर जो आगे यहाँ पर देखिएगा, ये पंक्ति भट्टलोलट की है, उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं मानी जाती, देख लेते हैं फिर भी। अविदा शब्द शक्ति बाण के समान दीर्घ दीर्घतर होता है, ठीक है। ये पूरा संस्कृत का श्लोक इस प्रकार से तो नहीं आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाना होगा तो हिंदी में से अनुवाद किया होगा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर जो लक्षणा के लिए परिभाषाएं दी गई हैं ये देख लेते हैं। देखिएगा, ज़्यादा परिभाषाएं थी, किसके लिए थी, अविदा के लिए ज़्यादा परिभाषाएं थी। यहाँ पर विभिन्न परिभाषाएं, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ी तो अर्थ प्रयोजनात्, अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। मम्मट ने ये पंक्ति कही है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखिएगा किसने क्या कहा है। संबंधा यथा योग्यम लक्षणा शरीराणि, क्या है, संबंधा यथा योग्यम लक्षणा शरीराणि, ये रस गंगाधर के द्वारा कही गई पंक्ति है, रस गंगाधर नामक जो पुस्तक है। अर्थ यहाँ निकलता है, मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध ही लक्षणा है। फिर सोमनाथ जी की पंक्ति है, मुख्यार्थ को छौड़ी के पुनितिही के ढिंग और, कहे जू अर्थ सुलक्षणा वृत्ति कहत कभी और। ये वाली पंक्ति तो सोमनाथ जी की हो जाएगी, ये रस पीयूष जी की हो जाएगी। रस पीयूष जी नहीं होगा यहाँ पर, इनका ग्रंथ है रस पीयूष, ठीक है। अगला है, मुख्य अर्थ के बाधाते शब्द लाक्षणिक होत और रूढ़ी और प्रयोजनवती है लक्षणा उदित। जो भिखारी दास की पंक्ति है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसका आपने ध्यान रखना है बाकी के मुकाबले में। फिर यहाँ पर देखिएगा, जो मम्मट जी की ये पंक्ति हो जाएगी, जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है। संकेत ना रहने के कारण जब अभिधा नामक शब्द व्यापार समर्थ नहीं रहता और प्रयोजन की प्रतीति में हेतु ना रहने के कारण लक्षणा भी समर्थ नहीं रहती है, तब व्यंजना के अतिरिक्त कोई शब्द व्यापार नहीं होता, ठीक है। इसका छोटा सा ध्यान रखिएगा, बस ये क्या है, लक्षणा से व्यंजना से क्या तात्पर्य होता है। फिर भिखारी दास जी की पंक्ति पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं ये, व्यंजक व्यंजक जुत पद व्यंग्यतासु जो अर्थ, ताही बुझेवे की शक्ति है व्यंजना समर्थ, सुधो अर्थ जू वचन को तेही तजी और बेन, समूझी परे तेही कहते हैं सरित व्यंजना एन। काव्य निर्णय में भिखारी दास जी के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी, अभी तक वैसे आई नहीं है, आपको आपके ज्ञान के लिए कह रहा हूँ। फिर सोमनाथ जी यहाँ पर कहते हैं, अधिक कहीं अर्थ को व्यंजक सुजानी, समुझ लीजिए अर्थ पुनि और चीज हु को होए, रसिकन को सुखदानी अति व्यंग्य कहावत सोए, कहे व्यंग्य सो व्यंजना वृत्ति बढ़ावे फूल। प्रताप शाही कहते हैं, व्यंग्य जीव है कवित में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णे व्यंग्य प्रसंग। प्रताप शाही की पंक्ति थोड़ी मुझे महत्वपूर्ण लग रही है। अगले कुलपति है, व्यंग जीवता को कहीं शब्द अर्थ है देह, गुण में भूषण भूषण दूषण दूषण। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, देखिएगा, शक्ति के प्रयोगकर्ता, जो शक्ति का अर्थ के जो शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया था ये पंडित विश्वनाथ जी के द्वारा किया गया था।
व्यापार शब्द का प्रयोग मम्मट जी के द्वारा किया गया था। तात्पर्य शक्ति कुमारिल भट्ट के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। अविदा उत्तम काव्य है, ये पंक्ति कही थी देव ने। जो गौड़ी लक्षणा है ये सादृश्यमूलक सारे अलंकारों में पाई जाती है। गौड़ी लक्षणा ध्यान रखना है। फिर है उपादान लक्षणा में उपादान का अर्थ है लेना, लेना, ठीक है। अजत सवार्था उपादान लक्षणा को कहते हैं। अजत सवार्था का अर्थ है जिसने अपना अर्थ नहीं छोड़ा है। जहत सवार्था लक्षण लक्षणा को कहा जाता है। जहत सवार्था का अर्थ है जिसने अपना अर्थ छोड़ दिया हो, तो ये दोनों यहाँ पर एक समान हो जाएंगी। एक का विपरीत दूसरे को कह सकते हैं, जैसे सुख दुख, उसी तरह से यहाँ पर अजत और जहत का अर्थ निकलता है। सारूपा का अर्थ है आरोप के साथ। रूपक अलंकार में सारूपा लक्षणा दिखता है। रूपकातिशोक्ति अलंकार में साध्य बसाना लक्षणा होती है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर है व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित काव्य सिद्धांत या संप्रदाय ध्वनि सिद्धांत है। कौन सा? जो व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित काव्य सिद्धांत होगा तो ये ध्वनि सिद्धांत होगा। व्यंग्यार्थ का अन्य नाम ध्वनि है। व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को उत्तम काव्य कहने वाले थे प्रताप शाही, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा काव्य लक्षण आगे हैं ये, इन्हें यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी देखिएगा, ये यहाँ पर है शब्द का अर्थ उद्घाटित करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी शब्द शक्तियाँ हैं और यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर अर्थ है। अविदा लक्षणा व्यंजना। अविदा का शब्द होता है वाचक और अर्थ इसका वाच्यार्थ निकलता है। लक्षणा का होता है लक्षक, इसका अर्थ लक्ष्यार्थ निकलता है। व्यंजना व्यंजक शब्द से संबंधित होगा, व्यंग्यार्थ से ये संबंधित माना जाता है। बाकी PDF आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, फिर वहाँ पर जाकर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष जल्द लेकर आएंगे, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।